मिडिल ईस्ट के पानी में पहुंच रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान के पास नए परमाणु समझौते के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा है। साथ ही ईरान भी यह कह रहा है कि अमेरिका की किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब तुरंत और पहले से ज्यादा सख्त होगा, जिसमें अमेरिकी ठिकानों और इसराइल को निशाना बनाए जाने की बात भी कही जा रही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ईरान ये जो ड्रोन तैनाती हुई है 1000 ड्रोन्स, इसे जोड़कर देख रहा है हाल ही में जो 12 दिन की जंग हुई थी इसराइल के साथ। स्वाभाविक सी बात है, यह घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने पलटवार किया है यूरोपीय यूनियन पर, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। क्या कहना है ईरान के विदेश मंत्रालय का, गौर फरमाएं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले की कड़ी निंदा की और कहा कि कदम गैर कानूनी, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। साथ ही यह ईरान के आंतरिक मामलों में दखल भी है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि तेहरान अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहते हुए अपनी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और ईरानी जनता के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस कार्रवाई के नतीजों के लिए यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों को जिम्मेदार मानता है। सबसे बड़ी बात, हालात किस कदर खराब हो रहे हैं उसका जीता जागता सबूत इससे पता चलता है कि अब अमेरिका ने ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों, उनके रिश्तेदारों, उनके प्रवेश पर अमेरिका में रोक लगा दी है। सही सुना आपने। उसने स्पष्ट कर दिया है कि अभी जो तनाव चल रहा है उसके मद्देनजर अमेरिका में किसी भी बड़े ईरानी अधिकारी या उनके रिश्तेदारों के प्रवेश पर रोक होगी। इससे साफ हो जाता है कि जंग के बादल जो हैं वो मंडरा रहे हैं। और आज आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर वाकई अमेरिका ईरान पर जंग थोपता है तो उसके सैनिक बेसिस कहां कहां हैं, नंबर एक। नंबर दो, जिस यूएसएस एब्राहम लिंकन जंगी जहाज की बात की जा रही है उसमें क्या क्या खास है, यह अब मैं आपको बतलाने वाला हूं। जी, अंदर की जानकारी है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिकी सैनिक बेसिस की जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं दोस्तों अल जजीरा ने बाकायदा इस मानचित्र के जरिए बतलाया है कि कहां कहां अमेरिका के एयर बेसिस हैं। दोस्तों, इस मानचित्र के हिसाब से जहां जहां आप छोटे छोटे लाल गोले देख रहे हैं ना, वो जो लाल गोले हैं वो हैं अमेरिकी बेसिस। और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं, पूरे स्क्रीन पर इस मानचित्र को देखिए और मैं जूम इन करते रहूंगा उन तमाम मानचित्र के उन हिस्सों को। कहां कहां है अमेरिकी बेस? टर्की यानी तुर्की, साइप्रस, इसके अलावा जॉर्डन, गाजा का तटीय इलाका, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, जिबूती के पास। और यहां पर जो आप लाल और ऑरेंज गोले देख रहे हैं, इनमें फर्क क्या मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जो लाल गोले हैं वो इस बात का प्रतीक है, वो इस बात का सबूत है कि पिछले 15 सालों से इन सैनिक बेसिस में अमेरिका बना हुआ है, उसका संपूर्ण कब्जा है। और जो ऑरेंज रंग के गोले हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये जो ऑरेंज रंग के गोले हैं यहां पर अमेरिकी भागीदारी है, यानी कि पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा या नियंत्रण नहीं है, उसकी भागीदारी है। बाकी जो लाल रंग के डॉट्स हैं वहां पर अमेरिका की मौजूदगी पिछले 15 सालों से है। मगर बड़ा प्रश्न, आपको याद होगा कतर ने हाल ही में अपने एक सैनिक बेस से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकलने का आदेश दे दिया था। इसके अलावा यूएई, टर्की, सऊदी अरब, सबने कहा है कि हम अपने सैनिक बेसिस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। क्या ये तमाम देश एक बार फिर यू टर्न मारेंगे? और सबसे बड़ी बात, वो धमकी जो ट्रंप लगातार दे रहे हैं कि मेरा जंगी जहाज यूएसएस एब्राहम लिंकन ईरान की तरफ बढ़ रहा है। बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि ये जो जंगी जहाज है यूएसएस एब्राहम लिंकन, इसमें ऐसा क्या है जिसकी चिंता ईरान को होनी चाहिए। तो अब वो अंदर की जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि दरअसल यूएसएस एब्राहम लिंकन, इस जंगी जहाज में क्या क्या चीजें हैं, गौर फरमाएं। यूएसएस एब्राहम लिंकन एक परमाणु संचालित अमेरिकी विमान वाहक पोत जो एक मोबाइल हवाई अड्डे के रूप में काम करता है और दुनिया भर में लड़ाकू, निगरानी तथा सहायता मिशंस के लिए विमान लॉन्च करता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके अंदर कम से कम 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, यानी कि मिसाइलों को बर्बाद करने वाली क्षमता रखने वाली चीजें। और वो क्या क्या हैं आपके स्क्रीन पर। पहला, यूएसएस करियर स्ट्राइक ग्रुप अर्ली बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, यूएसएस स्प्रून्स, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर। इसके अलावा यूएसएस एब्राहम लिंकन में यानी इस जंगी जहाज में कौन कौन से विमान तैनात हैं यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। गौर फरमाएं, F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट्स
करियर आधारित फाइटर और स्ट्राइक विमान F-35C लाइटनिंग 2, करियर ऑपरेशन के लिए स्टेल्थ फाइटर EA-18G ग्राउलर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तथा रेडार जैमिंग विमान E-2D हॉकाय, हवाई प्रारंभिक चेतावनी और कमान एवं नियंत्रण विमान MH-60R/S सी हॉक्स, पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतही युद्ध और खोज बचाव के लिए हेलीकॉप्टर। और जहां तक इस पूरे एब्राहम लिंकन की हम बात करें, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, क्योंकि देखिए इस एब्राहम लिंकन जंगी जहाज में विमान उतर भी रहे हैं, टेक ऑफ भी कर रहे हैं, लिहाजा आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि यह जहाज कितना बड़ा है, कितना सकरा है और इसकी तमाम डायनामिक्स पैरामीटर्स क्या हैं। गौर फरमाएं, इसकी लंबाई है 333 मीटर यानी 1092 फुट, विमान क्षमता लगभग 90, चालक दल 5680 जिसमें शामिल हैं जहाज और वायुदल, गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 35 मील प्रति घंटा। मगर हम सबके जहन में वही सवाल बना हुआ है दोस्तों कि अगर जंग होती है तो इसके परिणाम क्या होंगे, और उससे भी बड़ी बात, क्या जंग होगी? क्योंकि अमेरिका जिस तरह से अपने जंगी जहाज को ईरान की तरफ भेज रहा है, अमेरिका पूरी तैयारी में है। ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उसकी तैयारी पूरी है। मैं आपके सामने बीबीसी के फ्रैंक गार्डनर का एक लेख पेश करना चाहता हूं दोस्तों, जिसमें उन्होंने बारीकी से बताया है कि अगर जंग होगी तो इसके अलग अलग परिणाम क्या हो सकते हैं। सबसे पहला परिणाम आपके स्क्रीन पर, कि किसी भी हमले का बदला लेने की कसम खाई और कहा है कि उसकी उंगली ट्रिगर पर है। यह स्पष्ट है कि वो अमेरिकी नौसेना और वायुसेना की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो अपने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के जखीरे से हमला कर सकता है। इन हथियारों में से कई गुफाओं, जमीन के नीचे या दूर दराज के पहाड़ों में छिपाकर रखे गए। खाड़ी के अरब सागर की तरफ अमेरिकी बेस और ठिकाने फैले हुए हैं, खासकर बहरीन और कतर में। लेकिन अगर ईरान चाहे तो वो किसी भी ऐसे देश के कुछ अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना सकता है जिसे वो अमेरिकी हमले में शामिल मानता है, जैसे कि जॉर्डन। साल 2019 में सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल ठिकानों पर विनाशकारी मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया था, जिसका आरोप इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर लगाया गया था। इसके अलावा ईरान एक और चीज कर सकता है, बारूदी सुरंग बिछा सकता है। फ्रैंक गार्डनर लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ईरानी खाड़ी में माइन बिछाकर जवाबी कार्रवाई। ईरान साल 1980-88 के ईरान इराक युद्ध के बाद से ही ग्लोबल शिपिंग और तेल सप्लाई के लिए एक संभावित खतरा बना हुआ है, जब ईरान ने सच में शिपिंग लेन में माइन बिछा दी थी और रॉयल नेवी के माइन स्वीपर्स ने उन्हें हटाने में मदद की थी। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज का सकरा जल डमरू मध्य एक महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है। दुनिया के लगभग 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG एक्सपोर्ट और 20 से 25% तेल और तेल उत्पाद हर साल इसी से होकर गुजरते हैं। ईरान ने समुद्र में तेजी से माइन बिछाने का अभ्यास किया है। अगर वो ऐसा करता है तो इसका असर निश्चित रूप से दुनिया के व्यापार और तेल की सप्लाई और कीमतों पर पड़ेगा। इसके अलावा ईरान जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी युद्धपोत को डुबो सकता है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। गौर फरमाएं, फ्रैंक गार्डनर कहते क्या हैं। खाड़ी में एक जंगी जहाज पर सवार एक अमेरिकी नौसेना के कैप्टन ने एक बार मुझसे यानी फ्रैंक गार्डनर से कहा था कि ईरान से जिन खतरों के बारे में उन्हें सबसे ज्यादा चिंता होती है, उनमें से एक है स्वॉर्म अटैक। इसमें ईरान एक या कई टारगेट पर इतने ज्यादा हाई एक्सप्लोसिव ड्रोन या तेज टॉर्पीडो बोट नाव लॉन्च कर सकता है कि अमेरिकी नौसेना के मजबूत क्लोज इन डिफेंस भी समय पर उन सभी को खत्म नहीं कर सकते। IRGC नौसेना ने खाड़ी में पारंपरिक ईरानी नौसेना की जगह ले ली है, जिसके कुछ कमांडरों को शाह के समय में डार्टमाउथ में ट्रेनिंग दी गई थी। अभी कुछ देर पहले मैंने आपके सामने ईरान के 1000 ड्रोन्स की बात की थी। मैंने क्यों एक खबर आपके सामने पेश की? क्योंकि यही ड्रोन ईरान की मदद कर सकते हैं अमेरिकी पनडुब्बी को डुबाने के लिए। आगे अगर यह हमला जारी रहा और ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा तो ईरान में शुरू हो सकती है अराजकता। फ्रैंक गार्डनर क्या लिखते हैं, गौर फरमाएं। ईरान शासन की समाप्ति और देश में अराजकता, यह हकीकत में एक बहुत बड़ा खतरा है और यही कतर और सऊदी अरब जैसे पड़ोसी देशों की बड़ी चिंताओं में से एक है। सीरिया, यमन और लीबिया जैसे गृह युद्ध की संभावना के साथ साथ यह भी खतरा है कि अराजकता और भ्रम में जातीय तनाव सशस्त्र संघर्ष में बदल सकता है, क्योंकि कुर्द, बलूच और अन्य अल्पसंख्यक देशव्यापी सत्ता के खालीपन के बीच अपने लोगों की रक्षा करना चाहेंगे। मध्य पूर्व का अधिकांश हिस्सा निश्चित रूप से इस्लामिक रिपब्लिक से छुटकारा पाकर खुश होगा, खासकर इस्राएल जिसने पहले ही पूरे क्षेत्र में ईरान के प्रॉक्सी को
भारी नुकसान पहुंचाया है और जो ईरान के संदिग्ध परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरे के तौर पर देखकर डरता है। लेकिन कोई भी आबादी के हिसाब से मध्य पूर्व के सबसे बड़े देश ईरान, जिसकी आबादी 9 करोड़ से ज्यादा है, उसे अराजकता में डूबते हुए नहीं देखना चाहता। इससे मानवीय और शरणार्थी संकट भी पैदा हो सकता है। हमारे सामने लिबिया की मिसाल है, हमारे सामने यमन की मिसाल है, हमारे सामने सीरिया की मिसाल है। सबसे बड़ी बात, इराक। सद्दाम हुसैन को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मौत के घाट उतार दिया था, यह कहते हुए कि उनका हाथ 9/11 में शामिल है, जबकि यह सरासर झूठ था। तो साफ तौर पर अमेरिका जो भी कदम उठाएगा उसके कुछ परिणाम होंगे, और वो परिणाम न सिर्फ इस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं।